प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अनोखी और मजेदार है। एक शहर में राजा सूर्य और उनकी बहुत ही सुंदर रानी अर्चना रहते थे। दोनों में बहुत गहरा प्यार था। एक दिन राजा और रानी अपने बगीचे में बैठे थे और मजाक कर रहे थे। तभी आम के पेड़ पर एक कबूतरों का जोड़ा आकर बैठ जाता है। अचानक राजा और रानी की नजर उन पर पड़ती है। दोनों कबूतरों को देखकर राजा अपनी रानी से पूछते हैं, हे प्यारी रानी, क्या तुम बता सकती हो कि ये दोनों नर हैं या मादा? राजा के इस तरह पूछने पर रानी कहने लगी, महाराज, आप कैसी बातें करते हैं? जोड़ा तो हमेशा नर और मादा का ही होता है। इनमें से एक नर है और दूसरी मादा। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रानी, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों नर और मादा ही हों। दोनों नर भी हो सकते हैं और दोनों मादा भी। हो सकता है ये दोनों भाई भाई हों। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, ये दोनों नर और मादा ही है। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है। राजा बोले, नहीं, ये दोनों नर ही हैं। इस तरह राजा और रानी के बीच उन पक्षियों को लेकर बहस होने लगी। राजा ने कहा कि दोनों नर हैं और रानी कह रही थी कि एक नर और एक मादा है। जब दोनों के बीच इसी बात पर बहस शुरू हो गई तो बहस में दोनों के बीच शर्त लग जाती है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर ये दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा, और अगर ये नर और मादा हुए तो मैं खुद 14 साल के लिए देश से बाहर चला जाऊंगा। दोनों में शर्त लग जाती है। राजा ने तुरंत एक शिकारी को बुलाया और उससे कहा, तुम इस पेड़ पर बैठे इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ। राजा पक्षियों के एक जानकार को भी बुलाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें यह बताना है कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है महाराज। इधर शिकारी अपना जाल बिछाकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ लेता है। रानी अर्चना जानती थी कि ये दोनों पक्षी नर और मादा है। उसने चतुराई से उस पक्षी विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 100 सोने के सिक्के रखते हुए कहा, मैं महाराज से बहुत प्यार करती हूं और महाराज के बिना ये राज नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहती हूं कि शर्त में तुम राजा को ही जिताओगे। अगर मुझे वनवास होता है तो महाराज राजपाट ठीक से चलाते रहेंगे, और अगर महाराज 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं तो ये राज बिना राजा के हो जाएगा। और कहते हैं कि जिस राज का कोई राजा नहीं होता वहां अराजकता फैल जाती है। राजा का डर न होने के कारण चोर प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसलिए तुम्हें झूठ बोलकर महाराज को ही जिताना है। पक्षी विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी, मैं ऐसा ही करूंगा। शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाता है और राजा रानी के सामने छोड़ देता है। तब राजा ने उस विशेषज्ञ से पूछा, बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या ये नरमादा है या फिर दोनों नर हैं? पक्षियों का विशेषज्ञ तो पहले ही रानी से सोने के सिक्के ले चुका था। असल में उन दोनों पक्षियों में एक नर था और एक मादा थी। रानी के कहने पर अब उसे झूठ बोलना था। सो वो कहने लगा, महाराज, ये दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि विशेषज्ञ उनसे झूठ बोल रहा है। राजा को जब पता चला कि उसकी बात सही निकली तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी पत्नी से कहने लगा, रानी, तुम बहुत घमंडी हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो। अब मैं तुम्हें देश से निकाल रहा हूं। रानी ने महाराज के लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत रोने लगी। वो सोचने लगी कि अब मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से विनती की, महाराज, आप मुझे देश से बाहर मत भेजिए। इस समय मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं 3 महीने से गर्भवती हूं। आप जानते हैं मैं इस गर्भ के साथ कहां जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा कहने लगा, रानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार ये महल छोड़कर जाना होगा। राजा ने जल्लादों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, तुम रानी को ले जाकर राज से बाहर जान से मार देना।
क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहला, वो शर्त हार गई, और दूसरा, इसने आज्ञा का उल्लंघन किया है। जल्लाद महारानी अर्चना को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राज की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और एक घने जंगल में जाकर महारानी अर्चना को मारने का फैसला करते हैं। इधर महारानी अर्चना मन में सोचती है, हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे? मैं अपनी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? उन जल्लादों में से एक जल्लाद कहने लगा, हे महारानी, राजा के आदेश पर अब हम आपको मारेंगे, हमें माफ कर देना। तभी दूसरा जल्लाद कहने लगा, क्या बोल रहा है भाई? हमने महारानी का नमक खाया है। इतने दिनों तक महारानी ने हमें अपने बेटे की तरह रखा है। क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं? हमने आज तक ना जाने कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों की मौत का पाप अपने सिर पर लिया है। आज एक अच्छा काम कर देते हैं। तीसरा जल्लाद उसकी हां में हां मिलाकर कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है, महारानी को मारकर हम बहुत बड़ा पाप करेंगे। क्यों ना हम महारानी को मारने के बजाय इसी जंगल में जीवित छोड़ दें और किसी तरह से राजा को समझा दे कि हमने रानी को मार दिया है। इस तरह जल्लादों ने आपस में बात की और महारानी को पूरी बात बताई। जल्लादों ने कहा, राजा ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन हम आपको मारेंगे नहीं। आप अपने कपड़े उतार कर हमें दे दीजिए। हम उन कपड़ों को किसी जानवर के खून में भिगोकर राजा को दिखा देंगे। जैसे ही जल्लादों ने महारानी से ये बात कही, महारानी ने तुरंत एक पेड़ की आड़ में जाकर अपने कपड़े उतार दिए। महारानी के कपड़े लेकर जल्लाद वहां से चले जाते हैं और कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने सोचा कि इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना है। वहां से कुछ दूर चलने पर उन्हें एक हिरण मिल जाता है। जल्लादों ने उस हिरण का शिकार किया और उसके खून में महारानी के कपड़े रंगने के बाद राजा को लाकर दिखा दिए और बताया कि महारानी को मार दिया गया है। महारानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजा तो अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है। उधर बेचारी महारानी गर्भावस्था में बिना कपड़ों के झाड़ियों में छिप छिप कर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर पेड़ों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इसी तरह महारानी के उस सुनसान जंगल में 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। उस दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था। पर कहते हैं ना कि भगवान भी ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ मदद जरूर भेजता है। तो एक दिन राजा विक्रम शिकार खेलने के लिए जंगल में आते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा विक्रम उसी जंगल की ओर चले आते हैं जिस जंगल में रानी अर्चना रहती थी। रानी अर्चना एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय बिना कपड़ों के थी। तभी अचानक से उसे घोड़े के चलने की आवाज आई, तो वो तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छिप जाती है। उधर राजा विक्रम को उन झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज सुनाई देती है। तो राजा ने सोचा कि जरूर इन घनी झाड़ियों में कोई हिरण या सूअर होगा। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों से कहा, इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार लगता है। राजा के सैनिकों ने फौरन उस घनी झाड़ी को घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े सैनिकों को देखकर रानी अर्चना घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो ये मुझे शिकार समझकर मार डालेंगे। यही सोचकर रानी अर्चना ने आवाज लगाई, भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं। मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूं। मुझ दुखिया को मारकर आपको क्या मिलेगा? जब एक स्त्री की आवाज राजा विक्रम ने सुनी तो बोले, तुम कौन हो और यहां कहां से आए हो? तब रानी अर्चना कहती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना कोई अपना सगा संबंधी। मैं तो इस जंगल में रहकर अपना समय काट रही हूं। राजा विक्रम बहुत दयालु और बड़े अनुभवी थे। कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाना चाहता हूं। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल कर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। समझो, आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। रानी अर्चना ये बात सुनकर कहने लगी, हे भाई,
ठीक है, तुमने जो मुझे धर्म की बहन बना लिया है, लेकिन मैं झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकती। राजा बोले, क्यों, क्या कारण है? तो रानी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं इस समय बिना कपड़ों के हूं। तो राजा विक्रम ने सोचा और जिस दुपट्टे को वो गले में डाले हुए थे उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़ लो और बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो रानी अर्चना उस दुपट्टे को अपने शरीर से लपेटकर उन झाड़ियों से बाहर आ जाती है। और जैसे ही रानी झाड़ियों से बाहर आती है तो राजा विक्रम उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो स्त्री एकदम अद्भुत सुंदरी थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा था। देखने से मालूम पड़ रहा था कि वो किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगे, बहन, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने महल लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। राजा विक्रम ने रानी अर्चना को अपने रथ में बिठा लिया और विजयनगर के लिए चल दिए। राजा विक्रम जब रानी अर्चना को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचते हैं तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि राजा दूसरा विवाह करके लाए हैं। अब तो चारों तरफ राजा की बदनामी होने लगी। कहने लगे कि इस राजा को बुढ़ापे में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का शोर मच गया कि राजा के यहां पहले से ही कई रानियां थी, फिर महाराज दूसरी शादी को लेकर क्यों आए हैं? राजा ने अच्छा नहीं किया है। जब ये बात राजा के कानों में पड़ी तो राजा ने सोचा कि ये तो बहुत गलत अफवाह फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा बुलाई और कहा, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार के लिए गया था। वहां मुझे एक दुखी, लाचार और अकेली स्त्री मिली जिसका ना कोई आसरा था, ना कोई सगा संबंधी, तो हमने उसे अपने धर्म की बहन बना लिया और उसे अपने राजमहल में ले आए। अब बताओ, क्या मैंने कोई काम गलत किया है? यह सुनकर राजा के दरबार में बहुत तारीफ होती है और प्रजा में भी उनकी बहुत तारीफ होती है। इस तरह रानी अर्चना महाराज विक्रम की बहन बनकर उनके राजमहल में रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर रानी अर्चना के बच्चे के जन्म का समय पास आ गया। तो एक दिन महारानी अर्चना के गर्भ से एक बहुत सुंदर और तेजस्वी लड़का जन्म लेता है। लड़के के जन्म होने पर राजा विक्रम बहुत खुश होते हैं और कहने लगे, आज मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी में राजा विक्रम ने पूरे नगर को दावत दी। जब लड़का 7 दिन का हुआ तो उसका नाम रखने के लिए राजा ने बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब पोथी खोलकर देखी तो लड़के का कोई ठीक से नाम नहीं निकल रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ। वे नाम राजा विक्रम को पसंद नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा विक्रम बहुत गुस्सा होते हैं। राजा विक्रम ने अपने सेनापति को आदेश दिया, इन सभी ज्योतिषियों को जेल में डाल दो। ये बेकार में पोथी लेकर घूमते रहते हैं, ये कुछ नहीं जानते। राजा के आदेश पर उन ज्योतिषियों को जेल में डलवा दिया गया। उसके बाद राजा ने आदेश दिया, जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई भी ब्राह्मण उस लड़के का नाम रखने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वे जानते थे कि अगर नाम सही नहीं निकला तो राजा जेल में डलवा देंगे। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज में घूमता हुआ आ रहा था। रास्ते में कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा और सोचने लगे कि बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है ये हमारे महाराज के भांजे का नामकरण संस्कार कर दे, तो क्यों ना इसे लेकर महाराज के पास चले। उन सभी ने जाकर उस बूढ़े ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहां एक लड़के ने जन्म लिया है और उसका नामकरण संस्कार तुम्हें करना है। लेकिन ध्यान रहे, अब तक महाराज ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है। कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, तारीख, वार, मुहूर्त और जन्म का सही से निर्धारण नहीं कर सका। ब्राह्मण बोले, ठीक है, चलो मैं चलता हूं। उन सैनिकों के साथ वो बूढ़ा ब्राह्मण महाराज के दरबार में आ जाता है। राजा ने उसका बहुत स्वागत किया, बैठने के लिए उचित जगह दी और उसके बाद राजा ने कहा,
हे ब्राह्मण देव, मेरे घर एक लड़के ने जन्म लिया है। तुम्हें उसका नामकरण संस्कार करना है। वो ब्राह्मण बहुत विद्वान था। उसने अपनी पोथी खोलकर देखा। कहने लगा, महाराज, मैं इस लड़के का सही से ही नामकरण कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपने जितने ब्राह्मणों को जेल में डलवा रखा है उन सबको छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे। आप हमारे भांजे का ठीक ठीक नामकरण कीजिए। ब्राह्मण बोला, ठीक है। ब्राह्मण ने जब अपनी पोथी खोलकर देखी और लड़के के गुण और कुंडली मिलाई तो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, ये लड़का तो किसी दूसरे राज का पुत्र है। इसका जन्म स्थान बदल गया है, लेकिन इस लड़के के अंदर राजाओं के सभी गुण मौजूद हैं। इसलिए इस लड़के का नाम आज से इंद्रसेन होगा। लड़के का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गई। राजा को भी लड़के का नाम बहुत पसंद आया। राजा ने अपने यहां कैद सभी ब्राह्मणों को छोड़ दिया। धीरे धीरे समय कुछ और बीतता है। इंद्रसेन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब वो 5 साल का हो जाता है तो उसने वही राजाओं वाले खेल खेलना शुरू कर दिया। वो अपने साथी लड़कों के साथ खेलता था, किले बनाता था, उन्हें तोड़ता था। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और धनुष पर बाण चढ़ाना बचपन से ही उसके खेल बन गए थे। लड़के की कुशलता को देखकर राजा बहुत खुश होते थे। वो कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा। इस तरह इंद्रसेन जब 7 साल का हो जाता है तो अपने साथी लड़कों के साथ खेलने जाता है। नगर का जो मुख्य चौराहा था, उस चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उस चौराहे पर कुछ औरतें पानी भरने जाया करती थी। इधर इंद्रसेन भी बड़ा शरारती था। वो अक्सर खेल ही खेल में उन औरतों के घड़े में तीर मारकर छेद कर देता था, जिसके कारण उनके घड़ों से सारा पानी घर तक पहुंचते पहुंचते निकल जाता था। राजा का भांजा था, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता था। अब तो इंद्रसेन का ये पसंदीदा खेल बन गया। जो भी कुएं पर पानी भरने के लिए आता था, वो तीर मारकर उसके घड़े में छेद कर देता था। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी के घर एक बूंद पानी ही नहीं पहुंचता था। दुखी जनता ने महाराज विक्रम से शिकायत की, राजन, आपके भांजे ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। उसके कारण हम में से किसी के घर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाती है। आपका भांजा तीर मारकर सबके घड़ों में छेद कर देता है। ये बात सुनकर राजा विक्रम कहने लगे, कोई बात नहीं प्रजा के लोगों, मेरा इकलौता भांजा है, मैं उसे डांट फटकार तो नहीं सकता। हां, मैं तुम्हें पीतल के नए बर्तन दिलवा सकता हूं। तो जाओ। राजा ने आदेश कर दिया कि एक एक पीतल का घड़ा सबके घर पहुंचा दिया जाए और कहा कि इन पीतल के घड़ों में पानी भरकर ले जाया जाए। हमारा भांजा इसमें तीर मारेगा तो पीतल के घड़ों में छेद नहीं होगा। अब तो नगरवासी राजा के यहां से एक एक पीतल का घड़ा ले आए और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। इधर इंद्रसेन एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है, मुझे ऐसे तीर बनाकर दे दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर दे। ये बात सुनकर लोहार बोला, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें ऐसे तीर बनाकर दूंगा। इसके बदले में मैं तुमसे 100 सोने के सिक्के लूंगा। इंद्रसेन 100 सोने के सिक्के देकर लोहार से उन तीरों को बनवाकर ले आता है और अगले दिन उसी चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उसका तो यही काम था, पानी भरने वालों के घड़े फोड़ना। इंद्रसेन ने अपना धनुष उठाया और उन औरतों के घड़ों में मारने लगा। वे तीर बहुत ही कठोर धातु से बने हुए थे। तीर उन पीतल के बर्तनों को छेदता हुआ पार निकल जाता था। अब तो उन घड़ों में एक की जगह 2 छेद हो जाते थे। इस तरह घड़ों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। प्रजा के लोगों ने राजा विक्रम से फिर इस बात की शिकायत की, महाराज, पहले तो घड़ों में एक छेद होता था, थोड़ा पानी घर तक पहुंच जाता था। अब तो घड़े में 2 छेद हो जाते हैं, सारा पानी रास्ते में निकल जाता है। हम आपके भांजे से बहुत तंग आ चुके हैं। राजा ने कहा, देखो, हम भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, पर हां, हम उस कुएं के पास में एक ठठेरा बैठा देते हैं।
वो तुम्हारे फूटे हुए घड़ों को ठीक करता रहेगा। ठठेरा 1000 बर्तनों में रोजाना मरम्मत करता था। इंद्रसेन उन्हें रोज फोड़ देता था। एक दिन की बात है, इंद्रसेन उस चौराहे पर नहीं जाता है। उस दिन अपने दोस्तों को साथ लेकर जंगल में खेलने के लिए जाता है। जंगल में पहुंचकर उसने एक रेतीली जगह पर लड़कों के साथ किले बनाए। उसके बाहर 2 पहरेदार बैठा दिए और किले पर हमला करने के लिए अपने कुछ साथी लड़कों से कहा और खुद उसका रक्षक बनकर खड़ा हो गया। इंद्रसेन इसी तरह से खेल रहा था कि उसी समय एक सरदार वहां से गुजरता है। सरदार के पास लाखों की संख्या में ऊंट और गाय थी। सरदार का काम था राजाओं के माल को एक जगह से दूसरे राज पहुंचाना। सरदार अपने साथियों के साथ चला रहा था। लाखों ऊंट उसके साथ थे। सरदार ने जब रास्ते में लड़कों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालकों, यहां से दूर हट जाओ। इंद्रसेन निडर और निर्भय था। वो कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई हमला करने वाले हो जो मेरे किले पर हमला करने आया हो। मैं अपने किले की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ऊंट लेकर दूसरे रास्ते से निकल जाओ। इंद्रसेन की ये बात सुनकर सरदार बहुत गुस्सा हो जाता है। सरदार भी कुछ हैसियत रखता था। राजाओं के साथ उठता बैठता था। सरदार कहने लगा, अरे जिद्दी लड़के, मेरा रास्ता छोड़ दे। इंद्रसेन भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन इंद्रसेन पीछे नहीं हटता। तब सरदार को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर इंद्रसेन के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। सरदार से थप्पड़ खाकर इंद्रसेन रोता हुआ अपने घर आ जाता है और अपने मामा राजा विक्रम से कहता है, मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहां एक सरदार आया जो खुद को हरी सरदार कह रहा था। उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मुझे भी मारा। इंद्रसेन की ये बात सुनकर राजा बहुत गुस्से से बोले, बेटा, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें मारा है, मैं उसे अभी सबक सिखाकर आता हूं। इस तरह अपने कुछ सैनिकों को लेकर राजा विक्रम चल देते हैं। उधर हरी सरदार अपने साथियों के साथ चला रहा था। राजा ने जाते ही हरी सरदार के कई आदमियों को मार डाला। इधर हरी सरदार को खबर मिली कि राजा विक्रम ने हम पर हमला कर दिया है, तो हरी सरदार घबरा जाता है। उसने देखा कि महाराज ने हमला किया है। महाराज कोई लुटेरे थोड़ी है। क्या वजह है जो राजा नाराज है? तो हरी सरदार अपने हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगा, महाराज, क्या कारण है? क्या आपने हमारे इतने साथियों को मार डाला? राजा बोले, हे हरी सरदार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरी सरदार बोला, महाराज, मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, मैंने अपने भांजे को बड़े प्यार से पाला है और तूने उसे 2 थप्पड़ मारे। अब तो हरी सरदार महाराज के पैरों में गिर जाता है। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि ये लड़का आपका भांजा है। इस तरह हरी सरदार ने 1 लाख सोने के सिक्के राजा को देकर अपनी गलती की माफी मांगी। राजा विक्रम भी सरदार से 1 लाख सोने के सिक्के लेकर खुश हो जाते हैं और उसे अपने दरबार में बुलाकर लाते हैं। अपने भांजे इंद्रसेन से सरदार का परिचय कराते हैं। इस तरह हरी सरदार राजा विक्रम के यहां मेहमान बनकर ठहर गया। राजा उसे अपने नगर में घुमाते हैं। सरदार राजा विक्रम का दोस्त बन जाता है। राजा के महलों में रहते हुए सरदार को कई दिन बीत जाते हैं। घूमते फिरते उसकी नजर एक दिन इंद्रसेन की माता रानी अर्चना पर पड़ जाती है। रानी अर्चना देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर सरदार की नीयत खराब हो जाती है और कहने लगा, ये तो बहुत सुंदर स्त्री है, ये तो हमारी पत्नी बनने के लायक है। सरदार ने राजा से पूछा, ये स्त्री कौन है? राजा विक्रम ने बताया, ये हमारी बहन है और जिस लड़के को तुमने मारा था, वो लड़का हमारी इसी बहन का बेटा है। सरदार हरी बोला, अब तो हमें आपकी बहन से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। इसी बहाने से सरदार रानी अर्चना के पास जाता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। रानी पर उसकी नीयत खराब तो हो ही चुकी थी। उसने क्या किया
कि एक अनोखा हार रानी अर्चना को भेंट किया और कहा, तुम जैसे राजा विक्रम की बहन हो, उसी तरह तुम मेरी भी बहन हो, और ये हार मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। हार पाकर रानी बहुत खुश हो जाती है। उसे भी लगता है कि जब वो मुझे बहन मान रहा है तो मुझे भी उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए रानी अर्चना ने अपने महल में उसे खाना खिलाया। सरदार को रहते हुए जब काफी समय बीत जाता है तो एक दिन राजा से कहता है, हे राजन, आपकी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूं। हे राजन, ये बहन काफी समय से आपके पास रह रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे को कुछ समय के लिए अपना नगर दिखाना चाहता हूं। दोनों लोग मेरे यहां भी घूम कर देख लेंगे, और ज्यादा दिनों की बात नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं इन्हें यहां छोड़ जाऊंगा। राजा विक्रम ने कहा, देखिए, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम उसके भाई हो। सरदार ने जब अर्चना से अपने यहां चलने को कहा तो अर्चना भी मान जाती है। सोचने लगी कि जब हरि इतना कह रहा है तो मुझे उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वो सरदार हरि के मन के खोट को नहीं जानती थी। अर्चना ने राजा विक्रम से कहा, भैया, मुझे यहां रहते हुए काफी दिन हो गए। आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई हरि के यहां कुछ दिन के लिए चली जाऊं। राजा ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। जब रिश्ता गहरा जुड़ जाता है तो आना जाना तो चलता ही रहता है। राजा विक्रम ने सरदार पर विश्वास करके अपनी बहन अर्चना को उसके साथ भेज दिया। तुरंत एक पालकी तैयार करवाई और पालकी में बैठकर रानी अर्चना हरि के साथ चल देती है। हरि सोचने लगा कि अभी तो मैं इसे बहन बनाकर ले जा रहा हूं, घर जाकर मैं इसे अपनी पत्नी बना लूंगा। इस तरह वो सरदार अर्चना को अपने साथ ले जाता है। अब हरि ने अपने साथियों से कहा, शाम तक हमें राजा विक्रम के राज की सीमा से बाहर चलना है, इसलिए तेजी से चलो। सरदार के सभी साथी अपना माल लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफर तय करके राजा विक्रम के राज से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे राज में जाकर जब शाम हो जाती है तो सरदार उसी जगह पर अपना डेरा लगा देता है। एक तंबू रानी अर्चना के लिए लगवा दिया, दूसरा तंबू इंद्रसेन के लिए। और धीरे धीरे जब आधी रात का समय होता है तो रानी अर्चना की सुंदर तस्वीर हरि सरदार के दिमाग में चलती रहती है। सरदार आधी रात के समय उठकर रानी अर्चना के डेरे के अंदर चला जाता है। रानी की सुंदर सुंदरता को देखकर सरदार की नीयत खराब हो जाती है। हरि सरदार ने जब रानी अर्चना के तंबू में प्रवेश किया तो पैरों की आहट से अर्चना जाग जाती है। उसकी नजर जब सरदार हरि पर गई तो उसने देखा कि बुरी नजर से सरदार उसकी तरफ देख रहा है। रानी एकदम घबरा जाती है और पूछने लगी, भैया, तुम यहां कैसे? रानी की आवाज सुनकर हरि अपनी बुरी मुस्कान के साथ हंसने लगा और कहने लगा, रानी, तुम मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्यारी पत्नी बनोगी। ये बात सुनकर रानी घबरा जाती है। आज उसे सरदार की नीयत का पता चल चुका था। सरदार कहने लगा, रानी, जब से मैंने तुझे देखा है तब से तेरे रूप का दीवाना हो गया हूं, इसलिए मैं बहाने से तुझे बुलाकर लाया हूं। अब आज से तू मेरे महलों की रानी बनकर मेरे महलों की शोभा बढ़ाएगी। सरदार की ये आवाज सुनते ही रानी गुस्से से भर जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। रानी ने तुरंत अपना खंजर निकाला और कहने लगी, अगर तूने मुझे बुरी नीयत से छूने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। मेरे भाई ने तुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। किसी ने सच ही कहा है कि नीम की जड़ में चाहे जितना दूध डाल दो पर उसमें मिठास नहीं आ सकती। रानी अर्चना का गुस्सा देखकर सरदार डर जाता है। वो कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। जीवन भर तू मेरे यहां कैद रहकर चक्की पीसेगी। रानी बोली, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, पर तेरी पत्नी बनना मंजूर नहीं है। इस तरह दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती है। सरदार रानी को बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी नहीं मानती है।
जब सुबह होती है तो सरदार गुस्से की हालत में अपने तंबू की तरफ आता है और वहां आकर सरदार ने अपने प्रधान नौकर को आदेश दिया कि यहां से पूरे दल के साथ आगे बढ़ा जाए। एक दिन पूरा सफर करने के बाद सरदार अपने गांव में पहुंच जाता है। सरदार का महल भी राजाओं से कम नहीं था। सरदार ने रानी को जहां कैदी रहते थे उन्हीं कैदियों के साथ जेल में डाल दिया और उससे बहुत काम करवाने लगा। इधर उसके बेटे इंद्रसेन से भी बहुत काम करवाता था। उससे अपनी गाय चराता था। इंद्रसेन 13 साल का हो गया था। उसे सरदार पर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचने लगा कि मैं इसे मार डालूं। इधर सरदार भी मन में सोच रहा था कि क्यों ना मैं इस रानी के बेटे इंद्रसेन को ही रास्ते से हटा दूं। ये बड़ा होकर मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बनेगा। ऐसा सोचकर सरदार ने इंद्रसेन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज तुम्हें हमारे साथ खाना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। इंद्रसेन ने मन में सोचा कि आज तो सरदार मुझ पर बहुत खुश है, लेकिन वो उसके मन की चालाकी को नहीं जानता था। सरदार ने खाने में जहर मिला दिया और इंद्रसेन को खिला दिया। जहर वाला खाना खाने के बाद इंद्रसेन बेहोश हो जाता है। सरदार ने उसके हाथ, पैर और मुंह पर कपड़ा लपेटा और एक घोड़े पर रखकर उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में एक खंडहर जैसा कुआं था। कुएं में पानी भरा हुआ था। सरदार ने इंद्रसेन को बेहोशी की हालत में उसी कुएं में डाल दिया। जहर वाला खाना खाने से इंद्रसेन की मौत हो चुकी थी। उसका मरा हुआ शरीर पानी के अंदर गहराई में चला जाता है। सरदार रानी पर बहुत अत्याचार करता था। बेचारी पूरे दिन आटा पीसती रहती थी। बेचारी की बहुत ही दयनीय हालत हो चुकी थी। उधर इंद्रसेन की लाश जब पानी के अंदर जाती है तो उस कुएं में एक बहुत ही सुंदर महल बना हुआ था। उस महल के अंदर एक इच्छाधारी नाग अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम राजलक्ष्मी था। एक दिन राजलक्ष्मी घूमने के लिए निकलती है और नाग भी कहीं घूमने के लिए चला जाता है तो उसने कुएं में देखा कि एक सुंदर युवक, जिसकी उम्र लगभग 13 साल की होगी, मरा हुआ पड़ा हुआ है। उस लाश को देखकर वो एकदम विचलित हो जाती है। सोचने लगी कि किसने मारकर इसको यहां डाला है। इंद्रसेन के मरे हुए शरीर को राजलक्ष्मी बाहर निकाल लेती है। उसे उठाकर अपने महल में ले जाती है। महल में उसे ले जाकर एक कोने में रख लेती है। तभी उसका पिता नाग आ जाता है। नाग ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ये किसे लेकर आए हो? तब वो कहती है, पिताजी, मैं नहीं जानती ये कौन है। ये इस कुएं में मरा हुआ पड़ा था। मैं इसे पानी से बाहर लेकर आई हूं। जब नाग ने इंद्रसेन के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो उसे देखकर देखता ही रह गया। इंद्रसेन बहुत सुंदर था। सोचने लगा कि इतने सुंदर नौजवान को भला किस दुष्ट ने मारा है। नाग ने अपनी नागमणि लेकर इंद्रसेन के मरे हुए शरीर से लगाई तो वो एकदम से जीवित हो जाता है। इंद्रसेन के जीवित होने पर नाग और उसकी बेटी ने पूछा, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए? किसने तुम्हें कुएं में मारकर डाल दिया था? उस समय इंद्रसेन की याददाश्त खत्म हो चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था। कहने लगा, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूं और यहां कैसे आया। नाग ने मन में सोचा कि मेरी बेटी भी शादी के लायक है और इससे सुंदर युवक भला मुझे कहां मिल सकता है। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूं। यही सोचकर नाग ने कहा, बेटा, तुम मेरे यहां आराम से रह सकते हो। यहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी बेटी है और मैं इसकी शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। इंद्रसेन भी नाग की बेटी के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाता है। तो नाग ने अपनी बेटी की शादी इंद्रसेन के साथ करा दी। अब दोनों बड़े आराम से उस महल में रहते हैं। इधर 6 महीने का समय बीत जाता है। उधर महाराज विक्रम मन में सोचते हैं कि सरदार 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को ले गया था, लेकिन आज तक 6 महीने का समय हो गया है और वो वापस नहीं लौटा। मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए। मुझे चलकर देखना चाहिए।
तो महाराज विक्रम अपने घोड़े पर सवार हुए और सरदार के यहां चल देते हैं। इधर इंद्रसेन को नाग की बेटी के साथ रहते हुए काफी समय बीत गया था। एक दिन उसे अचानक अपनी माता की याद आ जाती है। मां की याद करके वो रोने लगता है। ये देखकर नाग पूछने लगता है, बेटा, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। तब इंद्रसेन नाग को अपनी सारी कहानी सुनाता है कि मेरी माता को सरदार ने जेल में कैद कर रखा है और उसने मुझे भी मारकर इस कुएं में डाल दिया था। नाग ने सुना तो कहने लगा, बेटा, तुम चिंता मत करो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलाने ले चलता हूं। इंद्रसेन नाग के कंधे पर बैठ जाता है। वो नाग तो इच्छाधारी था। वो अपने शरीर को बढ़ाकर विशाल कर लेता है और इंद्रसेन को लेकर आकाश के रास्ते उड़ता हुआ जा रहा था। उधर उसके मामा राजा विक्रम भी रास्ते में मिल जाते हैं। जिस रास्ते से राजा विक्रम जा रहे थे, उसी रास्ते से नाग भी जा रहा था। राजा विक्रम ने देखा कि उनका भांजा किसी विशाल आदमी की पीठ पर बैठा हुआ है। राजा विक्रम एकदम से चौंक जाते हैं। सोचने लगे कि ये तो कोई राक्षस है जो मेरे भांजे को लिए जा रहा है। मुझे इसका अंत करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपना धनुष निकालते हैं और धनुष पर बाण चढ़ाकर उस नाग के ऊपर छोड़ देते हैं। बाण जब उस नाग को लगा तो नाग दर्द से कर एकदम नीचे गिर पड़ता है। नाग ने इंद्रसेन से कहा, तुम मेरे कंधे से नीचे उतरो। मैं इस घोड़े वाले आदमी का अंत कर देता हूं। इसने मुझ पर धोखे से वार किया है। इंद्रसेन ने देखा कि सामने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके मामा ही खड़े थे। वो अपने मामा को पहचान लेता है। एकदम से कहने लगा, मामा जी, ठहर जाओ, तीर मत छोड़ना। मैं आज जीवित हूं तो इन्हीं नागराज की वजह से। इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे उस हरी सरदार ने मारकर कुएं में डाल दिया था। मेरी मां को उसने अपने यहां पर कैद कर रखा है। इंद्रसेन के मुंह से ये बात सुनकर राजा विक्रम का गुस्सा भड़क उठता है। राजा विक्रम तुरंत नागराज से कहने लगे, मुझे माफ करना भाई। मैं तो ये समझ रहा था कि कोई राक्षस मेरे भांजे का अपहरण करके लिए जा रहा है, इसलिए तुम पर बाण चला दिया। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। यह सुनकर नागराज बहुत खुश हुआ और कहने लगा, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे भांजे और अपने मेहमान को लेकर उस सरदार को सबक सिखाने जा रहा था। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह तीनों आपस में बात करने लगे। बात करने के बाद सरदार से बदला लेने के लिए चल देते हैं। उधर रानी अर्चना के पति राजा सूर्य ने सोचा कि मैंने अपनी रानी को देश से निकाल दिया है। उसके बाद मेरी किसी और रानी से कोई संतान पैदा नहीं हुई। मेरा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा सूर्य उसी सरदार हरि के पास आते हैं, क्योंकि सरदार का राजा के साथ उठना बैठना था। उसका खुद का भी राजाओं जैसा किला था। ठीक उसी तरह के दिखावे के साथ उसने भी अपनी एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। राजा सूर्य जब सरदार हरि के यहां आते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है। सरदार ये नहीं जानता था कि जिस रानी को मैंने अपने यहां कैद कर लिया है, वो रानी इन्हीं राजा सूर्य की पत्नी है। राजा सूर्य भी नहीं जानते थे कि जिस रानी को मैंने मरवा दिया है, वो अभी जीवित है और इसी सरदार की कैद में है। इधर राजा सूर्य सरदार की सभा में बैठे हुए थे। उधर राजा विक्रम, इंद्रसेन और नागराज भी आ जाते हैं। उन तीनों ने जाकर सरदार हरि को ललकारा और कहने लगे, सरदार, अब तू जीवित नहीं रहेगा। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार ने जब इंद्रसेन को जीवित देखा और उसके साथ में राजा विक्रम को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सरदार एकदम से घबरा गया और अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में राजा सूर्य राजा विक्रम से कहने लगे, महाराज, सरदार हमारा दोस्त है और आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? तब राजा विक्रम ने राजा सूर्य को सारी कहानी सुनाई कि महाराज, इस दुष्ट सरदार ने मेरी धर्म की बहन को बहुत तकलीफें दी है।
ये मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है महाराज, मैं जंगल में गया था। वहां मुझे एक दुखी, लाचार और अकेली स्त्री मिली जिसका कोई सगा संबंधी नहीं था। उस स्त्री को धर्म की बहन बनाकर मैं अपने घर ले गया। इस दुष्ट सरदार से मेरी दोस्ती थी, इसलिए ये भी उसे अपनी बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ बुला लाया। लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसे मैं ना पढ़ सका। आज इसलिए मेरी बहन को इसने कैद में डाल दिया है और मेरे भांजे को जहर देकर इसने कुएं में डाल दिया था। मैं अपनी बहन और भांजे को इसके यहां से आजाद करने के लिए आया हूं। मैं इसे मारकर उन्हें यहां से आजाद कराकर ले जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा सूर्य ने सरदार को उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। सरदार के 4 आदमी रानी अर्चना को बुलाने जाते हैं। उन्होंने कहा, बहन, अब तुम हरी सरदार के यहां से आजाद हो गई हो। बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रानी अर्चना सोचने लगी कि इस दुष्ट सरदार ने मेरे बेटे को भी मार डाला। अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा। चारों सेवकों के साथ रानी अर्चना जब दरबार में आई तो वहां पहले से ही उसके पति सूर्य बैठे हुए थे। वहीं पर उसका बेटा और उसका भाई राजा विक्रम भी बैठे हुए थे। जेल की चक्की पीस पीस कर उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर राजा विक्रम गुस्से से भर जाते हैं। कहने लगे, दुष्ट सरदार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन को ना जाने कितनी तकलीफें दी है। इधर रानी अर्चना जब अपने पति को देखती है तब उन्हें पहचान जाती है और राजा सूर्य भी अपनी पत्नी को पहचानने लगते हैं। सोचने लगे कि ऐसी ही रूपरंग वाली तो मेरी स्त्री थी जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा सूर्य पूछने लगे, हे देवी, हूबहू मेरी रानी की तरह दिखने वाली तुम कौन हो? तब रानी अर्चना कहती है, महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो, हमें और तुम में पक्षियों के जोड़े के ऊपर बहस हुई थी। तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था वो दरअसल में नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 100 सोने के सिक्के देकर उसे झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हारे लिए वनवास ना हो, और तुमने मुझे वनवास दे दिया था। लेकिन जल्लादों ने मुझे मारा नहीं, मुझे जीवित छोड़ दिया, और ये मेरे धर्म के भाई राजा विक्रम मुझे सम्मान सहित अपने घर ले आए। वहां मेरी कोख से एक लड़के ने जन्म लिया। जब मैं जंगल को आई थी तो मेरे गर्भ में 3 महीने का गर्भ था। राजा सूर्य अपनी रानी को सरदार के यहां इस हालत में देखते हैं तो उनका भी खून खोल उठता है और वो उसी समय अपनी तेजधार वाली तलवार निकालते हैं और सरदार का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। इस तरह सरदार को उसकी करनी का फल मिल चुका था। तब राजा सूर्य राजा विक्रम के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। उसी समय महाराज सूर्य राजा विक्रम से आज्ञा लेकर अपने नगर को खुशी खुशी लौट जाते हैं। कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी अपना होने का दिखावा करे, इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, वरना तुम्हें धोखा ही मिलेगा। नीच आदमी कभी अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। इनसे चाहे जितना प्यार कर लो, ये कभी रिश्ते को नहीं मानते हैं। ये लोग रिश्ते को ही अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। नंबर 1, कामुक चंचल आदमी। नंबर 2, धन का लालची आदमी। नंबर 3, चापलूसी करने वाला आदमी। नंबर 4, जो आपका पहले ही का दुश्मन हो। जिसने कभी आपसे चोट खाई हो, वो कितना भी अपनापन जता ले, वो समय आने पर आपको धोखा ही देगा। इसलिए इन 4 पर कभी भूल कर भी विश्वास ना करें। इन 4 को कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपे कि जिससे आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इस कहानी से एक बात और सीखने को मिलती है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग देता है तो संसार में उस स्त्री को फिर कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। सब उसे बुरी नजर से ही देखते हैं। सब लोग उसे पाना चाहते हैं। सब हवस के भूखे भेड़िए बन जाते हैं। इसलिए भूल कर भी कभी अपनी स्त्री का त्याग ना करें।
अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।